सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब जर्मन एक बहुत ही खतरनाक यू बोट बना रहे थे ताकि वो पूरी दुनिया पर हमला कर सके। तब इंग्लैंड ने एक ग्रुप बनाया जिसमें ज्यादातर सनकी भरे हुए थे, जिनका एक ही मकसद है कि वो तबाही मचाएं। और इन सनकियों का ग्रुप निकला उस यू बोट को तबाह करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अटलांटिक ओशियन का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे नाजी सिपाहियों को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तभी हम एक छोटे से जहाज को देखते हैं। इस जहाज में कुछ लोग हैं। इन सारे लोगों का मुखिया है कैप्टन मार्च फिलिप्स, जिसे लोग गस कह के भी बुलाते हैं, और उसके साथ एक अंडर कवर एजेंट भी है जिसका नाम है एंडर्स लेसर। इन दोनों को पता था कि नाजी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए दोनों तैयार थे। जैसे ही नाजी कमांडर ऊपर आता है वो इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तब ये लोग कहते हैं कि ये दोनों स्वीडन से। अब सारे सिपाही इनकी बोट की तलाशी ले रहे हैं और जो कमांडर है वो इनसे इनका पासपोर्ट मांग रहा है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि ये लोग स्वीडन से हैं या फिर कहीं और से। ये लोग अपने कागज भी दिखा देते हैं, फिर भी कमांडर का मन नहीं भरता। थोड़ी देर के बाद ये लोग उसे खाना ऑफर करते हैं, तब भी कमांडर नहीं पिघलता। वो सारी चीजों को देखता है और अंत में कहता है कि इस पूरे बोट को जला दो। तब उसके सारे सिपाही यहाँ पर तेल छिड़कने लगते हैं आग लगाने के लिए। कमांडर इन दोनों को कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि बोट के साथ साथ तुम लोग भी जल जाओ, और दूसरा ऑप्शन है कि तुम लोग पानी में कूद जाओ और तैर के जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, क्योंकि हम तो इस बोट को आग लगा करके रहेंगे। और हम यही करते हैं। स्वीडन से एक और बोट आया था, हमने उसे भी आग लगा दिया था। इस रास्ते जो भी आता है उसका यही अंजाम होता है और तुम लोग भी अब मौत के करीब हो। इसी बीच हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो बोट के नीचे हैं। वो जैसे ही ये केबिन को खोलते हैं, अंदर उन्हें एक और सिपाही मिलता है जिसका नाम है हेज। हेज गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही ऊपर वाले गोलियों की आवाज सुनते हैं, लेसन और गस भी इन पर हमला कर देते हैं। ये क्या करके सारे सिपाहियों को मार रहे हैं। देखते ही देखते अब चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। इन लोगों ने सारे जर्मन सिपाहियों को मार गिराया और अब एक एक करके उनकी लाशों को पानी में फेंक रहे हैं। इन्हें एक बहुत बड़ा जहाज नजर आता है दूरी पर। ये लोग जानते हैं कि उसमें नाजी भरे पड़े हैं। अगर यहाँ के लोगों ने जल्दी उन्हें इशारा नहीं किया तब वो इनके बोट पर हमला कर दे। इसीलिए लोग कमांडर की डेड बॉडी का हाथ पकड़ते हैं और जहाज की तरफ हिलाने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि कमांडर जिंदा है। मगर वो लोग समझ जाते हैं और वहाँ से मिसाइल छोड़ना शुरू कर देते हैं इनके ऊपर। जैसे ही एक मिसाइल आकर के ब्लास्ट होती है, गस अपने चौथे साथी का नाम चिल्लाता है जिसका नाम है फ्रेडी, और नाम चिल्लाते ही वो बड़ा सा जहाज ब्लास्ट हो जाता है। तब हम फ्रेडी को देखते हैं। फ्रेडी की मास्टरी है बॉम्ब ब्लास्ट करने में। वो किसी भी जहाज को उड़ा सकता है या किसी भी घर को। यहाँ से अब कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने आता है 25 दिन पहले का दृश्य। हम एक बैठक को देखते हैं जहाँ पर सीधा प्रधानमंत्री चर्चिल से सारे निर्देश आए हुए हैं। यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर एम और यान फ्लेमिंग। ये सारी चीजों को देख रहे हैं कि आखिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और हिटलर क्या से क्या करते जा रहा है। उसने बेल्जियम, पोलैंड और फ्रांस की हालत खराब करके रखी है। ऑलरेडी ये तीनों देश अपने घुटनों पर है और अगर जल्दी हिटलर को नहीं रोका गया तब वो बाकी देशों की भी यही हालत करेगा। अब पूरे यूरोप की आखिरी उम्मीद ब्रिटेन ही है जो नाजियों को रोक सकता है। हाल ही में चर्चिल ने अमेरिका से भी बात की, वो लोग भी सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन इन सब के रास्ते में एक ही अड़चन है और वो है नाजियों के यू बोट्स जो इन सबको तबाह करके रख सकते हैं। तो अगर इन्हें हिटलर पे भारी पड़ना है तो सबसे पहले उन यू बोट्स को तबाह करना पड़ेगा। चर्चिल के भी यही निर्देश है कि ये लोग एक टुकड़ी बनाए और उन्हें भेजे यू बोट्स को तबाह करने के लिए, लेकिन ये मिशन ऑफ द रिकॉर्ड होगा, किसी को भी इसके बारे में पता ना हो। अगर ये बात बाहर लीक हो गई तब हिटलर इनसे पहले इन पर हमला कर देगा और कभी भी ये लोग नहीं जीत पाएंगे। ये मैं सारी बातें बता रहा होता है। यहाँ पर हम दो और लोगों को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है स्टुअर्ट और उसके साथ एक आदमी है जिसका नाम है हिरोन। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गस को बुलाया जाता है क्योंकि एम को लगता है कि गस ही वो आदमी है जो सारे यू बोट्स को तबाह कर सकता है। गस को जेल में रखा गया था। यहाँ बुलाने के बाद उसे पूरी बात बताई जाती है, लेकिन गस का ज्यादा ध्यान यहाँ की चीजों पर होता है। वो बहुत समय से जेल में था, उसे अच्छी शराब पीनी है और अच्छा सिगार भी लेना है। उसके साथ साथ वो लाइटर्स के भी पीछे भागता है। दूसरी तरफ वो लोग मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां दे रहे हैं कि सारे बोट्स अभी वेस्ट अफ्रीकन आइलैंड पर है और यही सही मौका है उन्हें तबाह करने का। हमारे पास सिर्फ 44 दिनों का वक्त, हमें किसी भी हालत में सारे बोट्स को इतने ही दिनों में तबाह करना पड़ेगा। तब गस मान जाता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वो खुद अपनी टीम को चुनेगा। वो सबसे पहला नाम लेता है हेज का। कहता है कि हेज के भाई को नाजियों ने मारा था। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। नाजियों को देखते ही वो भड़क जाता है और वो पहला सदस्य होगा मेरी टीम का। मेरी टीम का दूसरा मेंबर होगा फ्रेडी जो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है। वो किसी भी इमारत या जहाज को उड़ा सकता है। वो तीसरे सदस्य का नाम लेता है जो नाम है लेसन। लेसन बहुत ही खतरनाक है। वो चाकू और तीर चलाने में माहिर है। उसके साथ साथ उसे महारत हासिल है किसी भी चीज को ढूंढने में। फिर वो अपने ग्रुप के आखिरी सदस्य का नाम लेता है जॉफ्री एपलयार्ड। जॉफ्री को महारत हासिल है किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने। वो शतरंज का मास्टर भी हुआ करता था। वो जानते हैं कि किसी भी मिशन को कैसे पूरा करना है। गस बताता है कि डनकर्क में एपलयार्ड के साथ था। उसने उसकी मास्टरी वहाँ पर देखी कि डनकर्क पे उसने क्या बेहतरीन काम किया था। गस का मानना है कि अगर वो वहाँ पर नहीं होता
तब गस भी जिंदा नहीं होता। इन बातों को सुनने के बाद यान कहता है कि एप्पल यार्ड तुम्हारे गिरोह में शामिल नहीं हो सकता, बाकी सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि एप्पल यार्ड को कुछ लोगों ने बंधक बना करके रखा है। गस कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रास्ते में पहले एप्पल यार्ड को छुड़ाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टुअर्ट को, जो इस मिशन में इनके साथ है। ये लोग दूसरी तरफ से पहुंचेंगे उस आइलैंड पर। स्टुअर्ट ने 2 साल की ट्रेनिंग ली है मिलिट्री में, उसके साथ साथ वो सिंगर और एक्ट्रेस भी है। वो जानती है कि नाजियों को कैसे फंसाना है। उस आइलैंड पर जो नाजियों का हेड है, स्टुअर्ट उसे अपने जाल में फंसाएगी और हेरोन भी उसके साथ जाएगा क्योंकि हेरोन का एक दोस्त है वहाँ पर जिसका नाम है फर्नांडो पो। हेरोन फर्नांडो के बहुत सारे कामों को देखता है। अब सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। हम गस को देखते हैं जो अपने पूरे गिरोह के सामने है। वो उन्हें पूरी प्लानिंग बता रहा होता है कि अब ये लोग एप्पल यार्ड को छुड़ाने जाए। उसके साथ साथ वो जिक्र करता है हेरोन और स्टुअर्ट का कि हमारे 2 लोग हमसे पहले उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। तभी हम स्टुअर्ट और हेरोन को देखते हैं। ये लोग एक नाजी ट्रेन पर है। ये पूरा ट्रेन नाजियों से भरा हुआ है। इनका मिशन है कि नाजियों के एक ब्रीफकेस को इन्हें चुराना है ताकि अंदर से ये लोग जानकारियों को हासिल कर सके, और ये काम है स्टुअर्ट का। धीरे धीरे स्टुअर्ट आगे बढ़ती है। जैसे उसे देख करके यहाँ के सिपाही डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हेरोन आगे आता है और वो ब्रीफकेस को चुरा लेता है। स्टुअर्ट को लगता है कि बात बिगड़ने वाली है। एक सिपाही उससे बदतमीजी करने आता है। तभी हम देखते हैं इनके मुखिया को, जो कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि औरतों से कैसे पेश आना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है स्टुअर्ट को। ये लोग ब्रीफकेस लेके चले आते हैं अंदर केबिन में और सारी प्लानिंग को यहाँ पर खुफिया तरीके से भेज देते हैं एम के पास। फिर ये लोग केबिन से बाहर आते हैं और वापस ब्रीफकेस को रख करके निकल जाते हैं। जैसे ही एम को पूरी जानकारी मिलती है, वो चर्चिल के पास जानकारियों को भेज देता है। चर्चिल के पास बाकी अधिकारी आए हुए हैं। सब हिटलर के ऑफर को लेकर के आए हैं। हिटलर ने ऑफर दिया है कि जो भी उसके सामने सरेंडर करेगा वो उसे जिंदा छोड़ देगा। चर्चिल इस बात को ज्यादा कंसीडर नहीं करता। बाहर आकर के बात करने लगता है एम से और यान से। वो कहता है कि सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, हम हिटलर के सामने नहीं झुकेंगे, हमें अपने मिशन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गस अपने साथियों को बताता है कि कब वो लोग हमला करेंगे नाजी कैंप पर ताकि एप्पल यार्ड को छुड़ा सके। ये लोग जाते हैं एक आइलैंड के पास और पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और देखने लगते हैं कि कब ये लोग हमला कर सकते हैं। तभी कुछ सिपाही इन्हें देख लेते हैं, मगर वो किसी को कुछ बताते उससे पहले लेसन अपने धनुष से इन्हें मार गिराता है। अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। लेसन नहीं रुकने वाला, एक एक करके वो सबको मार रहा है। दूसरी तरफ गस और हेज भी आगे बढ़ते हैं। वे कमरे के अंदर पहुंचते हैं और अब अंधाधुन ये लोग गोलियां चला रहे हैं। सिपाही आते जाते हैं और ये लोग मारते जाते हैं। दूसरी तरफ लेसन एक बॉम्ब फेंकता है कमरे में जहाँ पर ज्यादातर सिपाही है। वो सारे भी ढेर हो जाते। बचे हुए सिपाहियों को अब फ्रेडी मार रहा है। उसके पास एक बड़ी मशीन गन है जो बाहर ही थी। वो एक एक करके सबका काम तमाम कर देता है। अब सिर्फ गिने चुने सिपाही ही जिंदा बचे हैं जो सारे एप्पल यार्ड के पास। ये लोग जाते हैं उसके पास और बचे हुए सिपाहियों को मारने के बाद एप्पल यार्ड को लेकर के बाहर आ जाते हैं। अब इनकी टीम पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ हेरोन और स्टुअर्ट ये दोनों पहुंच जाते हैं आइलैंड पर। अब इन्हें अपने काम को जारी रखना है। इस आइलैंड का इंचार्ज है हेनरिक लुअर और हेरोन चाहता है कि स्टुअर्ट लुअर को अपने कब्जे में ले ले ताकि वो बाकी चीजों पे फोकस ना कर पाए। स्टुअर्ट और हेरोन पहुंच जाते हैं लुअर के पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर के। लुअर एक सनकी आदमी है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट। वो लोगों को मारने में एक बार नहीं सोचता, लेकिन अब स्टुअर्ट धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाने लगती है। वो लुअर को कहती है कि स्टुअर्ट न्यूयॉर्क से आई है, वो एक एक्ट्रेस है, उसे पता है कि अपने एक्सेंट पर कैसे काबू पाना है। वो एक के बाद एक पहेलियों में फंसाने लगती है लुअर को। लुअर प्रभावित हो जाता है स्टुअर्ट से। अब तक अपने काम में स्टुअर्ट सफल रही है। वो कमरे से बाहर आ जाती है, मगर स्टुअर्ट के चेहरे पर हम डर देख पाते हैं। बाहर आने के बाद वो दोबारा लुअर के साथ बैठती है। एक के बाद एक वो पहेलियां पूछते रहता है और स्टुअर्ट सबका जवाब देती है। ये दोनों मजाक भी करते हैं। लुअर बहुत खुश है स्टुअर्ट के आने से। वो कहता है कि मैं एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ और स्टुअर्ट मान जाती है। तभी हीरोन आता है स्टुअर्ट के पास, उसे कुछ जानकारियां मिली है। कमरे में आने के बाद ये लोग तुरंत जानकारियां भेजते हैं एम के पास। एम इन जानकारियों को देखने के बाद दंग रह जाता है क्योंकि अब इनके पास सिर्फ 12 दिनों का वक्त बचा है। इन्हें जो कुछ भी करना है इन 12 दिनों में ही करना पड़ेगा, वरना जर्मन हमला कर देंगे ब्रिटेन पे। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद वही होता है जिसका सबको डर था। जर्मन हमला कर देते हैं ब्रिटेन पे। उन लोगों ने एक के बाद एक बहुत सारे बॉम्ब्स छोड़े हैं ब्रिटेन पे, जिसे देखने के बाद चर्चिल अब हिल जाता है और वो पर्सनल संदेश भेजता है इन सारे लोगों के पास कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग मिशन को अंजाम दें। अब इनके पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है। इन्हें 2 दिनों में सारे बोट्स को खत्म करना है। इसी बीच इनके सामने एक बहुत ही बड़ी ब्रिटिश शिप आती है जिन्हें पता लग जाता है इनके मिशन के बारे, और ये मिशन अंडर कवर था, यानी कि अब इन लोगों को मिशन को रद्द करना पड़ेगा। अगर ये आगे बढ़े तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। यहाँ पर जल्दी ही हमला होने वाला है, लेकिन गस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो यहाँ के सिपाहियों से बात करता है और अपने जहाज को लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टुअर्ट और हेरोन को, जो जाकर के मिलते हैं कम्बिली नाम के एक आदमी से, जिसके पास इस आइलैंड पर एक छोटी सी टुकड़ी है। अब स्टुअर्ट का काम है कि वो कम्बिली को राजी करवाए। कम्बिली के पास बहुत सारा हथियार है और बहुत सारे एक्सप्लोसिव भी।
अगर वो इनके गिरोह में शामिल हो गया तभी ये लोग इस ब्लास्ट को कर पाए। ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं कंबली से। कंबली भी नाजियों को पसंद नहीं करता, मगर उसे इनके प्लान पर भरोसा नहीं है। वो स्टुअर्ट को कहता है कि तुम क्या कर सकती हो। स्टुअर्ट कहती है कि मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली है। तब वो हंसने लगता है। इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट आगे बढ़ती है और बंदूकें उठा करके गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उसके निशाने को देखने के बाद कंबली दंग रह जाता है। फिर भी स्टुअर्ट नहीं रुक, वो एक के बाद एक ऐसे ही गोलियां चलाती रहती है। इन चीजों को देखने के बाद कंबली बहुत प्रभावित होता है और इनके साथ हाथ मिला लेता है। तब जल्दी ये लोग खबर भेज देते हैं गस के पास। गस जब कंबली का नाम सुनता है वो खुश हो जाता है क्योंकि वो कंबली को जानता है। कंबली एक बढ़िया क्रिकेटर हुआ करता था। देखते ही देखते थोड़े समय के बाद गस की मुलाकात होती है कंबली से। ये लोग समंदर के बीचों बीच मिलते हैं। गस अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि कब वो लोग आएंगे आइलैंड पर और कब यू बोट्स को उड़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन एक्सप्लोसिव लाने की जिम्मेदारी हेरोन की है। हेरोन मान जाता है क्योंकि अब कंबली इनके साथ है। सारे हथियारों की जिम्मेदार कंबली की है और एक्सप्लोसिव की। गस कहता है कि आइलैंड पे बहुत ज्यादा लाइट होगी और अगर लाइट होगी तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सबसे पहले बिजली को गायब करना पड़ेगा। तब ये जिम्मेदारी जाती है हेरोन के पास कि वो वहाँ की सारी बिजली गायब करेगा। हेरोन मान जाता है। वापस आने के बाद वो लाइट हाउस में एक बॉम्ब लगाने लगता है। तभी 3 सिपाही यहाँ पर चले आते हैं और हेरोन पे बंदूक तान देते हैं, मगर हेरोन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो 3 में से 2 सिपाहियों को मार गिराता है, मगर तीसरे के समय उसकी बंदूक अटक जाती है। तब वो एक चाकू निकालता है और सीधा उसे घुसा देता है सिपाही के छाती। दूसरी तरफ हम स्टुअर्ट को देखते हैं। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उलझा करके रखे लूअर को और पार्टी में लेकर के जाए। स्टुअर्ट अपनी प्लानिंग में बहुत आगे है। उसने लूअर को अपने जाल में फंसा करके रखा है। आज रात एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है, वो भी 2 जगह। एक जगह पर सारे ऑफिसर्स होंगे और एक जगह पर सारे सिपाही। शाम होते ही स्टुअर्ट तैयार करवाती है लूअर को पार्टी में लेकर के जाने के लिए और पार्टी की शुरुआत हो जाती है। गस भी अपनी टीम को लेकर के आ जाता है, मगर वो इंतजार करने लगता है यहाँ पे बिजली जाने का। दूसरी तरफ स्टुअर्ट और लूअर पार्टी में है। स्टुअर्ट जितनी देर तक हो सके लूअर को रोकना चाहती है। वो एक अनाउंसमेंट करती है कि आज वो परफॉर्म करने वाली है ताकि लूअर यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके। इसी बीच वो लूअर को बात करते हुए देखती है अपने सीनियर्स के साथ। जिस बोट को ये लोग यहाँ पर डुबाने आने वाले हैं वो बोट बहुत ही तगड़ी है। चाहे ये लोग कुछ भी कर ले वो लोग बोट को नहीं डुबा पाएंगे, न ही तबाह कर पाएंगे। स्टुअर्ट इन बातों को सुनने के बाद परेशान हो जाती है और आकर के बताती है हीरोन को कि हमें अपने प्लान को बदलना पड़ेगा। इसी बीच यहाँ की बिजली चली जाती है। गस अब आगे बढ़ने वाला है, मगर उससे पहले उसे हेरोन का संदेश मिलता है कि वो लोग रुके रहें जब तक वो हरी झंडी ना दे। तब ये लोग रुक जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को पता लग गया इस मिशन के बारे में। अब कोई नहीं चाहता कि यह मिशन पूरा हो। अब यह मिशन बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रहा। सारे लोग चले आते हैं हेडक्वार्टर और सबको धमकी देते हैं कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुमने जिन लोगों को भेज रखा है उन्हें वापस आने के लिए बोल। ये संदेश अब आ जाता है गस के पास कि वो यहीं पर इस मिशन को खत्म कर दे और सिपाहियों को लेकर के वापस आए। लेकिन गस किसी की बात नहीं मानने वाला। वो इस बारे में सोच रहा है कि आखिर वो क्या करे। अब उसके पास 2 संदेश आए हुए हैं। पहला संदेश ये है कि वो लोग मिशन को खत्म कर दें और दूसरा संदेश ये है कि यू-बोट को डुबाना इतना आसान नहीं है। अब गस समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर एप्पल यार्ड आता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। गस कहता है कि मैं मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। तब एप्पल यार्ड कहता है कि अगर हम उस बोट को डुबा दें तब इसमें बहुत रिस्क है। शायद वो बोट डूबेगी या फिर नहीं भी डूबेगी, लेकिन अगर उस बोट को चुरा के हम ब्रिटेन लेके चले तब इसमें फायदा ही फायदा है। गस को ये प्लानिंग पसंद आती है। वो सबको अपनी अपनी ड्यूटी देने लगता है। अब फ्रेडी की जिम्मेदारी है कि जिस बोट को ये लोग लेकर के जाने वाले हैं उसके अलावा वो बाकी सारे बोट्स को उड़ा दे। लेसन की जिम्मेदारी है कि वो सिपाहियों को मारे और गस अब हेज के साथ आगे बढ़ेगा बचे हुए लोगों को वहां तक आने से रोकने के लिए। अब ये सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टुअर्ट को जो परफॉर्म कर रही है और लूअर उसकी परफॉर्मेंस में डूबा हुआ है। थोड़ी देर के बाद लेसन और एप्पल यार्ड चले आते हैं उस बोट के भीतर जिस बोट को इन्हें चुराना है। दूसरी तरफ स्टुअर्ट की परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म होती है वो लूअर से बात करती है और वो एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करती है जिसे सुनने के बाद लूअर समझ जाता है कि स्टुअर्ट एक यहूदी है और ये लोग यहूदियों से सख्त नफरत करते हैं। लूअर अब स्टुअर्ट को मारने वाला है। दूसरी तरफ लेसन और एप्पल यार्ड ये लोग बोट के अंदर आने के बाद सबको मार रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी होती है क्योंकि जो भी इनके सामने आ रहा है ये लोग सबको मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एप्पल यार्ड शांत हो जाता है, लेकिन लेसन को कोई नहीं रोक सकता। वो एक के बाद एक ऐसे ही लोगों को मारते रहता है। उसके सामने जो भी आता है उसे वो मौत के घाट उतार देता है। लेसन का निशाना अचूक है। वो ज्यादातर लोगों को अपने तीर से मारता है और बचे हुए लोगों को चाकू से। जब बोट के सारे सिपाहियों को ये लोग मार गिराते हैं तब सिग्नल देते हैं ये लोग गस को। तब गस भी इन्हें सिग्नल देता है और ब्लास्ट की शुरुआत हो जाती है। दूसरी तरफ हम स्टुअर्ट और लूअर को देखते हैं। लूअर स्टुअर्ट को लेकर के जा रहा है अपने कैद खाने में जहाँ पर वो लोगों को टॉर्चर करता है। अंदर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। जब स्टुअर्ट कुछ नहीं बोलती तब वो अपने आदमी को कहता है कि इसे टॉर्चर करना शुरू करो, लेकिन उससे पहले पास में ही एक ब्लास्ट होता है जिसे देख करके अब डर जाता है लूअर और सारे सिपाहियों को लेकर के बाहर आने लगता है। अब चारों तरफ से सिपाही आ रहे हैं जहाजों के पास। गस भी अपनी पूरी टीम को लेकर के तैयार है। इनके साथ कंबली भी है। सब लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं।
ये गोलीबारी बहुत देर तक होती रहती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद लूअर भड़क जाता है। यहाँ पर उसके सीनियर्स भी हैं। वो कहते हैं कि हिटलर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि आखिर ये कियोस क्यों हो रहा है। वो लोग सबसे बड़े जहाज को लेकर के जा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद लूअर भड़कता है और अपने सीनियर्स को मार देता है और बाकी सिपाहियों को कहता है कि जितने भी छोटे बोट्स हैं उन सबको तैयार करो, ये लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। लेकिन लूअर के इतना कहते ही सारे के सारे छोटे बोट्स ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही गस की प्लानिंग थी। वो नहीं चाहता कि इनके पीछे कोई भी आए। लूअर गुस्से में वापस आता है। उसने अपने आदमियों को कहा था कि वो स्टुअर्ट को कार में लेकर के आए ताकि वो स्टुअर्ट के साथ यहाँ से निकल सके। जैसे ही वो स्टुअर्ट के पास जाता है, स्टुअर्ट सीधा लूअर के भेजे में गोली मारती है। लेकिन अब बाकी सिपाही स्टुअर्ट को मारते उससे पहले हेरोन उसे बचा के ले जाता है। गस जहाज को लेकर के आगे आ चुका है। तभी वो देखता है कि एक छोटी सी जहाज उनके तरफ आ रही है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि नाजियों के सारे जहाजों को इन लोगों ने उड़ा दिया था। लेकिन जहाज के करीब आने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये स्टुअर्ट और हेरोन है। फिर वो उन सबको बैठाते हैं और निकल पड़ते हैं लंदन के लिए। लेकिन लंदन पहुंचते ही इनका स्वागत अच्छे से नहीं होता। इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ऑर्डर्स को नहीं माना और मिशन को पूरा किया, जबकि इन्हें बोला गया था कि ये लोग मिशन को रद्द कर। फिर भी कम्बिली को वापस भेज दिया जाता है उसके आइलैंड पर और बाकी लोग चले आते हैं लंदन। यहाँ लाने के बाद इन्हें मिलिट्री वाली जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद चर्चिल खुद मिलने आता है इन सारे लोगों से और कहता है कि तुम लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन तुम्हारे इस कारण बहुत सारे लोगों की जान बची है। अगर तुम लोगों ने यू-बोट को नहीं चुराया होता तो अभी लाखों लोग मरे होते। तुम लोग सजा के हकदार नहीं हो। अब से डायरेक्ट तुम लोग मेरे अंडर में काम करोगे। तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर सिर्फ मुझसे मिलेंगे। मैंने तुम सबके लिए बढ़िया लंच बनवाया है। लंच करो और अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद चर्चिल यहाँ से चला जाता है। अब ये सारे लोग खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।